मानव तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इससे पहले जो हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था वो पढ़ा था प्रतिवर्ती क्रियाएं और न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्रियाओं के बारे में और न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका के बारे में। और फिर उसके बाद की हमने क्रियाओं के बारे में कि क्रियाएं कितनी तरह की होती है, एक थी ऐच्छिक क्रिया, दूसरी थी अनैच्छिक क्रिया और तीसरी थी हमारे पास प्रतिवर्ती क्रिया। तो ऐच्छिक क्रियाएं वह क्रिया थी जिनके ऊपर हमारा डायरेक्टली क्या होता है, नियंत्रण होता है या कंट्रोल होता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना। ठीक है, और वे क्रियाएं जिन पर हमारा डायरेक्टली नियंत्रण नहीं होता है, यानी हम उन क्रियाओं को, हम उन जो हो रही है क्रियाएं, उनको कंट्रोल या नियंत्रण नहीं कर सकते, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे श्वसन, हृदय का धड़कना आदि। ठीक है, यानी हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी रेगुलर बीट के हिसाब से क्या होती है, चलती हैं। जैसे 1 मिनट में 72 टाइम क्या होती है, बीट करता है, तो उसी तरीके से क्या होती है, रेगुलर चलती रहती है। इसे हम बंद नहीं कर सकते, कम या ज्यादा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा जिन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं होता है वह क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तीसरी थी हमारे पास प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम इस लेक्चर, इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि किसी उद्दीपनों के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हम तेजी से और अचानक प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, और ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु को हम छूकर बता सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडी है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हटा लेना। ठीक है, यानी किसी वस्तु को जब हम छुएंगे तो उससे सेंसेशन उत्पन्न होती है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो गर्म है या ठंडी है। तो जब वस्तु ज्यादा गर्म होती है तो अपन जैसे ही हाथ लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम हाथ को पीछे हटा लेते हैं। तो वो तेजी से और अचानक की गई क्रिया, वही जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, अब प्रतिवर्ती क्रिया का हमारी बॉडी में होना क्यों आवश्यक है और ये कैसे कार्य करता है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारे पास, शरीर में संदेश विद्युत आवेग द्वारा क्या होता है, संचरित होता है। देखो सीधी सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी वस्तु को छूते हैं तो छूने के बाद सेंसेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, हमारी स्किन या हमारी त्वचा क्या करेगी, सबसे पहले उस वस्तु के संपर्क में आएगी। उसके बाद क्या होगा कि वो वस्तु गर्म है या ठंडी, हमें कैसे पता चलता है कि जैसे ही हमारी स्किन वस्तु से टच हुई, टच होने के बाद उसका जो सेंसेशन होता है वो संदेश विद्युत आवेग के द्वारा कहाँ से आता है, हमने क्या पढ़ा था, न्यूरॉन से आता है। ठीक है, न्यूरॉन क्या करता है, संदेश को त्वचा से हमारे ब्रेन तक लेकर जाता है, फिर उस ब्रेन उस सेंसेशन को देखता है कि ये गर्म है या ठंडा है, और फिर हमें क्या करता है, उसका रिजल्ट देता है कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि वस्तु ज्यादा गर्म होने के कारण जैसे ही टच किया जाता है तो सेंसेशन ज्यादा होती है और एकदम से क्या कर लेते हैं, हम वस्तु को या अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं। यानी तेज और अचानक की क्रिया को क्या करते हैं, हम करते हैं। तो जो क्रिया तेज और अचानक की जाती है वो जो क्रिया कहलाती है वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और जो संदेश जाता है कहाँ से, हमारे स्किन से या हमारी त्वचा से मस्तिष्क तक, वो किस फॉर्म में जाता है, विद्युत आवेग के फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में जो संदेश, जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, वो मैसेज किस फॉर्म में होता है, हमारे पास विद्युत आवेग के फॉर्म में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर, न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज संचरित होते हैं, संदेश संचरित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो किस फॉर्म में जाते हैं, तो वो किस फॉर्म में जाते हैं, विद्युत आवेग के फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु करती है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है इनका नियंत्रण, डायरेक्टली जो नियंत्रण करती है वो करती है मेरुरज्जु, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसे, मेरुरज्जु को एक और चीज इंग्लिश में कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये मेरुरज्जु क्या होती है, स्थित होती है, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और डायरेक्टली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वही क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इसके बाद भाई ये क्रियाएं होती तो है, पर ये होती क्यों है, इसका भी तो रीजन होना चाहिए।
ठीक है। तो अगला है हमारे पास कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर के अंदर। तो किसी न किसी चीज का रीजन होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया होने का भी क्या रीजन है? तो प्रतिवर्ती क्रिया होने का मेन कारण यह होता है कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को क्या कर सकती है? नुकसान पहुंचाती है, उसके प्रति जो क्रियाएं होती है वो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। जैसे ज्यादा गर्म वस्तु को अगर हम ज्यादा देर तक छुएंगे तो हमारी बॉडी की जो जो स्किन उससे टच हुई है वो क्या गई? बर्न हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? हमारी जो तो हमारा जो शरीर है उसको क्या पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा। तो इन्हीं नुकसानों से बचाने के लिए जो क्रियाएं होती है वही क्रिया कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। यानी हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए जो क्रियाएं होती है वो कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। और इनका यही अ, उपयोग होता है, यानी इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं? ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे? ज्यादा सेंसेशन, जैसे गर्म हो गई, ज्यादा ठंडी हो गई, कोई पिन चुभा रहा है, तो उससे क्या करते हैं? हम एकदम अपना हाथ या अपनी बॉडी को क्या करते हैं? एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होती है? हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता है। यही कारण है कि प्रतिवर्ती क्रिया हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? परफॉर्म होती है। ठीक है। तो अगला देखते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप का मतलब ये होता है कि जैसे संदेश कैसे और कहाँ तक पहुंचता है और वहां से वापस रिजल्ट कहाँ तक आता है। ठीक है। ये जो रास्ता होता है इसे ही हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। यानी जो मैसेज होता है जहां से स्टार्ट हो रहा है और वापस कहाँ खत्म हो रहा है, वो जो रास्ता होता है उसे ही कहते हैं हम प्रतिवर्ती चाप। तो ये हमारे पास कुछ फ्लो चार्ट है। इसके अंदर होता है उद्दीपन ऊष्मा। उद्दीपन ऊष्मा मतलब कोई ऐसी वस्तु जो क्या है? गर्म है। ठीक है। जैसे कोई भी बर्तन हो गया, कोई भी, तो उसके अंदर मान लो कोई वस्तु है, कोई पानी रखा हुआ या कोई सब्जी वब्जी है, वो क्या है? गर्म है। अब गर्म वस्तु को जैसे ही छुएंगे तो हमारे जो ग्राही अंग होते हैं यानी त्वचा, यानी सबसे पहले कौन सा अंग छुएगा? त्वचा छुएगी, जिसे हम बोलेंगे ग्राही, यानी जो ग्रहण कर रहा है उस संदेश को। तो ये ग्राही अंग क्या करेगा? उस संदेश को, उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। रिसीव करेगा। उसके बाद ये संदेश कहाँ जाएगा? हमारे मेरु रज्जु तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पर जाएगा। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? ये कैलकुलेट करेगी, देखेगी कि ये ऊष्मा या ये बर्तन या ये ताप हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है या नहीं है। अगर नुकसानदायक होगा तो ये क्या करेगा? मैसेज भेजेगा। कहाँ पर? कार्यकर अंग पेशियों तक। ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारे हर अंग के अंदर पेशियां होती है। ये पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने के कारण ये क्या होता है? हमारी बॉडी क्या करती है? मूव करती है। जहां की पेशियां सिकुड़ेगी वो क्या करेगा? अंग अंदर की साइड खींचेगा, और जहां की पेशियां फैलेगी वो अंग को क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा। ठीक है। तो यानी पेशियों के मूवमेंट के कारण हमारे अंग क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ये जो संदेश होगा वो कहाँ जाएगा? पेशियों तक जाएगा। फिर पेशियां क्या करेगी? मूवमेंट करेगी, यानी हमारे पेशियां क्या करेगी? स्ट्रेच होंगी और फैलेगी और सिकुड़ेगी। ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा? हमारा अंग मूव करेगा, और हम अगर ज्यादा गर्म वस्तु होगी तो अनुक्रिया करेंगे, और अनुक्रिया में क्या करेंगे? हम हाथ को पीछे हटा लेंगे। ठीक है। तो ये जो पूरा रास्ता होता है इसे ही हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। यानी किसी वस्तु से, यानी ऊष्मा पे हमारी त्वचा या ग्राही अंग क्या हुआ? टच हुआ। टच होने के बाद संदेश कहाँ तक पहुंचा? मेरु रज्जु तक पहुंचा। मेरु रज्जु ने क्या करा? उस संदेश को कैलकुलेट किया या उसको देखा कि ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है या नहीं है। अगर नुकसानदायक होगा तो ये संदेश कहाँ जाएगा? पेशियों तक जाएगा। फिर ये पेशियां क्या करेगी? क्रिया करेगी, यानी अनुक्रिया करेगी, और अनुक्रिया के साथ क्या कर लेगी? हमारे जो बॉडी के, जैसे हमने हाथ से टच किया तो हाथ को क्या कर लेगी? पीछे हटा लेगी। तो यही जो क्रिया होती है इसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और जो ये क्रिया का रास्ता होता है यह क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ठीक है। जैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है। अब इसके अंदर हम समझते हैं कि ये क्या है। देखो क्या होता है कि ये जो है ना, ये गर्म वस्तु है। क्या है ये? गर्म वस्तु है। वस्तु मतलब कोई बर्तन है जिसके अंदर गर्म पानी रखा हुआ है। अब क्या किया हमने? क्या करा? हमारा हाथ टच किया। हाथ टच करते ही जो हमारी हाथ की स्किन होती है वो क्या करेगी? ग्राही अंग की तरह काम करेगी, यानी यहाँ से जो सेंसेशन गर्म है वो क्या होता है? हमारे त्वचा के अंदर एंटर करेगा।
वो जो मैसेज होगा वो इस रास्ते से होकर क्या करेगा, कहाँ तक जाएगा, मेरुरज्जु तक जाएगा। जो ये रास्ता है इसे कहते हैं हम संवेदी तंत्रिका कोशिका। क्या बोलेंगे, संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब ये संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा मैसेज कहाँ गया, हमारे मेरुरज्जु तक गया। ये जो वस्तु जो लगा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, ये किसका है, ये मेरुरज्जु का डायग्राम। अब ये सिग्नल कहाँ तक आया, मेरुरज्जु तक आया। मेरुरज्जु में आने के बाद ये मेरुरज्जु इस सिग्नल को क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी, इस सिग्नल को देखेगी या इस संदेश को देखेगी कि वस्तु ज्यादा गर्म है या ठंडी है। ठीक है, तो अगर ज्यादा गर्म होगी तो इस रास्ते से द्वारा क्या हो जाएगा, संदेश हमारी पेशियों तक पहुंचेगा, और जिस से संदेश आता है वो कहलाती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जिस कोशिका तंत्रिका कोशिका से संदेश जाता है मतलब यहाँ से जाएगा, वो कहलाएगा संवेदी तंत्रिका कोशिका। और जिस तंत्रिका कोशिका से मेरुरज्जु के द्वारा संदेश लाया जाता है मांसपेशियों तक, वो कहलाता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा संदेश को लेकर आया गया कहां तक, मांसपेशियों द्वारा, सॉरी मांसपेशियों तक। अब ये मांसपेशियां क्या करेगी, करेगी, यानी कार्य करेगी, अनुक्रिया करेगी, अनुक्रिया करके पेशी क्या करेगी, सिकुड़ेगी और फैलेगी, और इस अंग को क्या कर देगी, इस बर्तन से दूर हटा देगी। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है ना, ये पूरी क्रिया कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। और ये जो रास्ता होता है, यानी किसी वस्तु को छूना, ग्राही अंग हमारी त्वचा क्या करेगी, संदेश को लेगी और संवेदी तंत्रिका द्वारा कहाँ पहुंचा देगी, मेरुरज्जु में पहुंचाएगी। फिर मेरुरज्जु द्वारा संदेश प्रेरक तंत्रिका द्वारा हमारी मांसपेशियों तक आता है, और वो पेशियां मतलब रिएक्ट करती हैं, सिकुड़ती या फैलती है, उसके कारण हमारा हाथ क्या होता है, हट जाता है। तो ये जो रास्ता होता है, ये जो पथ होता है, यही पथ क्या कहलाता है, हमारा प्रतिवर्ती चाप। और ये पूरी क्या क्रिया क्या कहलाती है, हमारी प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर समझ में आया। प्रतिवर्ती क्रिया जिस जिस में हम क्या कर रहे हैं, उस वस्तु से दूर हट रहे हैं या हाथ हटा रहे हैं, यानी क्रिया कर रहे हैं, अचानक या तेजी से क्रिया कर रहे हैं, वो जो पूरी प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया। और जिस रास्ते से ये काम हो रहा है वो रास्ता या वो पथ कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। अब बात करते हैं हम मानव मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, के बारे में बात करेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जितना भी कंट्रोल होता है बॉडी का, वो कहाँ से होता है, हमारे मानव मस्तिष्क के द्वारा होता है। कहाँ से होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र है, यानी सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र, यानी बॉडी के अंदर जितने भी तरह की इच्छिक हो चाहे अनिच्छिक हो चाहे किसी भी तरह की क्रिया हो, उन सब का जो कंट्रोल, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो कौन सा होता है, हमारा मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क ही सभी क्रियाओं को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उनके अंदर क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा, समन्वय करेगा। ठीक है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। तो मस्तिष्क का काम होता है हमारी बॉडी के सभी अंगों को प्रॉपर वे के अंदर क्या करना, चलाना, और हमारी क्रिया, डेली रूटीन की क्रियाओं को रेगुलर 1 by 1 परफॉर्म करना। ठीक है, हम बोलना है, हमें सुनना है, हमें समझना है। ठीक है, हमारी हार्ट बीट है, हमारा श्वसन है, सभी क्रियाओं का नियंत्रण जो केंद्र होता है वो होता है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, तो ये इस लाइन, फर्स्ट लाइन का यही मतलब है कि मानव मस्तिष्क सभी क्रियाएं क्या करेगी, तो केंद्र सेंटर पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, मस्तिष्क होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि मस्तिष्क के भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के भी अलग अलग क्या होते हैं, भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग है हमारे पास अग्र मस्तिष्क। क्या है, अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग है पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब मस्तिष्क का डायग्राम देखेंगे और मस्तिष्क में क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे चीजें परफॉर्म होती है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये है हमारे पास मस्तिष्क का एक डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है, तो इसे से हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मस्तिष्क है। मस्तिष्क के आसपास हमारे क्या होता है, कवच होता है जिसे हड्डी कहा जाता है। हड्डियां क्या करती है, हमारे मस्तिष्क को क्या करती है, कवर करके रखती हैं। ये हड्डियां क्या करेगी, हमारे मस्तिष्क को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। ठीक है, ठीक है, ये जो कवर है ये क्या है, मस्तिष्क का कवर है। ठीक है, मान लो भाई सबसे कोमल अंग होता है हमारा मस्तिष्क। ठीक है,
मस्तिष्क, एक बात ध्यान रखना कि मस्तिष्क में अगर किसी भी तरह की चोट लग जाती है तो वापस रिकवर होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट जो होता है हमारा मस्तिष्क, जो हमारा शरीर का मध्य केंद्र या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको, उसके लिए प्रोटेक्शन भी क्या होती है, ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, हमारी खोपड़ी, जिसे बोलते हैं कपाल। ठीक है, कपाल में हड्डियां होती है, ये आपस में कनेक्ट होकर क्या करती है, हमारे ब्रेन की रक्षा करती है। ठीक है, अब ब्रेन की रक्षा करने के लिए इनके अलावा भी एक द्रव पाया जाता है, ठीक है, जो ब्रेन के अंदर स्थित होता है, जिसे कहा जाता है सेरिब्रम। ठीक है, क्या कहते हैं हम, सेरिब्रम, लिक्विड, सेरिब्रम लिक्विड कहा जाता है। अब क्या होता है कि मस्तिष्क का जो आंतरिक भाग होता है उसे कहते हैं, सॉरी, मस्तिष्क का जो बाहरी भाग होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और मस्तिष्क का जो आंतरिक भाग होता है उसे बोलते हैं मेडुला। अब बात करते हैं कि कपाल के अंदर जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें अलग अलग भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला भाग होता है हमारे पास अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी ये जो लाइंस वाला एरिया है, ये जो एरिया कहलाता है, ये कहलाता है पूरा अग्र मस्तिष्क। क्या कहलाता है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, पहला होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास ये प्रमस्तिष्क और दूसरा हो गया हमारे पास हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये किसके भाग होते हैं, ये हमारे पास होते हैं अग्र मस्तिष्क के भाग। फिर दूसरा भाग था हमारे पास मध्य मस्तिष्क। ठीक है, कौन सा भाग है, मध्य मस्तिष्क। तो ये मिड वाला जो भाग होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये कहलाता है हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, मध्य मस्तिष्क। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला जो पार्ट है हमारे पास वो है एक मिनट, वो है हमारे पास पश्चिम मस्तिष्क। अब पश्चिम मस्तिष्क के अंदर ये जो एरिया आता है, ये पीछे वाला एरिया और यहाँ तक ये वाला एरिया, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, पहला होता है हमारे पास अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है हमारे पास मेडुला और तीसरा होता है हमारे पास पोन्स। अब इनके अलग अलग कार्य होते हैं, तो इनके अलग अलग कार्यों को हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा क्या किसका डायग्राम है, मस्तिष्क का डायग्राम है, मस्तिष्क वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये जो मस्तिष्क है पूरा इस तरीके से हमारे सर में होता है, और ये क्या होती है, कपाल होती है, जो इस हमारे मस्तिष्क को क्या करती है, कवर करने का कार्य करती है। देखो क्या होता है कि मस्तिष्क के अंदर ऐसी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है जो अपने आप को रिपेयर कर सके या रीजनरेट कर सके। ठीक है, बॉडी में कहीं भी घाव हो जाता है तो क्या करती है, कोशिका विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होता है, और वहां पर क्या होता है, नई सेल्स बन जाती है। लेकिन ब्रेन के अंदर अगर एक बार चोट लग गई तो यहाँ पर सेल्स का निर्माण नहीं होता है, और चोट कभी भी सही नहीं होती, इसलिए इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, और यह प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, हमारी खोपड़ी या कपाल करता है। ठीक है, तो अब हम इसके अलग अलग भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला भाग है हमारे पास अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अग्र मस्तिष्क के मुख्य दो भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क के मुख्य दो भाग होते हैं, जो हमने बताया था कि पहला जो भाग होता है उसे बोला जाता है प्रमस्तिष्क, जिसे बोलते हैं हम सेरिब्रम, और दूसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला प्रमस्तिष्क और ये हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क को कहा जाता है सेरिब्रम, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। तो यानी दोनों में से प्रमस्तिष्क भी आ सकता है और सेरिब्रम भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी नाम आ जाएगा, तो ये किसका भाग होगा, अग्र मस्तिष्क का भाग होगा। ठीक है, और दूसरा भाग होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। अब प्रमस्तिष्क क्या काम करता है और हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, ये हम देखते हैं। तो जो प्रमस्तिष्क होता है, ये का जो मुख्य कार्य होता है, ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे जिनका ऊपर हमारे बॉडी, मतलब जिन पे हमारा डायरेक्टली कंट्रोल होता है, डायरेक्टली क्या होता है, नियंत्रण होता है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है, हमारी ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जिसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है हमारा प्रमस्तिष्क। ब्रेन का कौन सा भाग, अग्र भाग, जिसमें भी कौन सा भाग होता है, प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, यानी देखो जितनी तरह की, और यही जो भाग होता है ना, ये सबसे बड़ा भाग होता है।
ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क, यही पूरे मस्तिष्क का लगभग पूरा सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग लगभग 60 to 70% कवर करता है। कौन सा? हमारा ये अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो और ये जो ब्रेन होता है, प्रमस्तिष्क होता है, ये सोचने, समझने और सूचनाओं को याद रखने के क्या करता है? कार्य करता है। यानी जितनी तरह की क्रियाएं हम करते हैं, सोचने की, समझने की, देखने की, ठीक है, सुनकर उन्हें समझने की, याद रखने की, ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं को जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? हमारा प्रमस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, ठीक है। फिर उसके बाद शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उनका समायोजन करने का कार्य भी कौन करेगा? हमारा प्रमस्तिष्क करेगा। यानी सभी अंगों से सूचनाओं का क्या करेगा? इकट्ठा करेगा और उनका क्या करेगा? समायोजन करेगा। समायोजन यानी कि उन्हें कैलकुलेट करेगा, देखेगा। तो इन सबको, इन सारी सूचनाओं का जो कार्य होता है और जो इनका एकत्रित करने का कार्य होता है वो कौन करता है? हमारा प्रमस्तिष्क करता है। फिर उसके बाद भूख से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है, यानी हमें पता चला कि हमें भूख लग रही है या हमारा पेट भर गया, इस तरीके की जो जितनी भी क्रियाएं होती है ये भी कौन करता है? हमारा प्रमस्तिष्क करता है। यानी ठीक है, तो हमारे पास कितने सारे कार्य हो गए? ऐच्छिक क्रियाएं होगी सारी, उसके बाद सोचना हो गया, समझना हो गया, सूचनाओं को याद रखना हो गया, भूख के बारे में सेंसेशन हो गया, यानी भूख लग रही है या भूख नहीं लग रही है, खाना खा किस समय खाना खाना है, किस समय खाना नहीं खाना है, ये सारी जो क्रियाएं होती है ये सब कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस एक छोटा सा भाग होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, और इसका जो मुख्य कार्य होता है ना, ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करना होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण रखना होता है। यानी शरीर के तापमान में कब बढ़ोतरी होती है, कब उसको कंट्रोल करना है, इन सभी का जो नियंत्रण का कार्य होगा वो कौन संभालेगा? हमारा हाइपोथैलेमस संभालेगा, ठीक है। अगला है, ये शरीर के ताप का संतुलित बनाए रखता है। यानी अगर तापमान नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? उस तापमान को कम करेगा। अगर नॉर्मल से कम हो गया तो शरीर के तापमान को बढ़ाएगा, ठीक है। तो हमारे प्रत्येक अंग के लिए अलग अलग तापमान होता है, मतलब तापमान तो लगभग लगभग समान होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। पर क्या होता है कि ये तापमान बढ़ने से थोड़ी अनिश्चित क्रियाएं स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उन क्रियाओं को खत्म करने के लिए क्या करेगा? ये ताप को नियंत्रित करेगा, कम करेगा। यानी जितने भी बॉडी में तापमान की क्रियाएं होती है, बढ़ना घटना, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? हमारा हाइपोथैलेमस, जो किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम, हमारा अगला पार्ट मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के अंदर ये कोई ज़्यादा बड़ा भाग नहीं होता और इसका मेन ज़्यादा कुछ कार्य होता नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ये 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, मध्य मस्तिष्क हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है, ठीक है। यानी ये हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य में क्या होता है? स्थित होता है। और ये 4 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में विभक्त होता है? 4 भागों में विभक्त होता है, जिसमें से 2 भाग हमारी दृष्टि यानी देखने के लिए कार्य करती है, उत्तरदायी होती है। यानी जो 4 भाग में से, मान लिया 4 भाग हैं, ठीक है, 4 भाग में से जो ऊपर वाले 2 भाग होते हैं ये हमारी दृष्टि को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हमारे देखने को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। यानी हमारे आंखों में जो पुतलियां होती है, आइरिस होता है, इसके अंदर कितना प्रकाश जाएगा, कितना प्रकाश नहीं जाएगा, इस सब का जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? हमारा मध्य मस्तिष्क करता है, ठीक है। हमारी आंखों के अंदर आइरिस होती है, क्या होता है कि लेंस होता है, लेंस के ऊपर एक मांसपेशी होती है जिसे कहा जाता है आइरिस। अब आइरिस क्या करती है? फैलती तथा सिकुड़ती है। जब हम आंख के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। तो ये जो मांसपेशी होती है ये क्या करती है? प्रकाश को अंदर जाने के लिए क्या करती है? कंट्रोल करती है, कितना प्रकाश अंदर जाएगा और कितना प्रकाश बाहर जाएगा। अगर सिकुड़ेगी तो कम प्रकाश अंदर जाएगा और फैलेगी तो ज़्यादा प्रकाश क्या होगा? अंदर जाएगा। तो इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? हमारा मध्य मस्तिष्क करेगा। और मध्य मस्तिष्क में भी 4 भाग होते हैं, तो ऊपर वाले जो 2 भाग होते हैं ये क्या करेंगे? हमारी दृष्टि को नियंत्रित करते हैं। अब निचले जो 2 भाग होते हैं ये हमारे श्रवण क्षमता को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इस क्षमता को करते हैं श्रवण क्षमता, यानी सुनने की क्वालिटी। नीचे के जो 2 भाग होंगे ये सुनने के लिए क्या करेंगे? हमें प्रेरित करते हैं, यानी सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो हमारी श्रवण क्षमता होती है उनको नियंत्रण करने का काम जो करेगा वो भी मध्य मस्तिष्क करेगा। और कौन से भाग? निचले 2 भाग,
ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क के दो दो कार्य हो गए, एक तो देखने के लिए नियंत्रण करना यानी हमारे दृष्टि को नियंत्रण करना, और दूसरा श्रवण शक्ति को नियंत्रण करना। तो मध्य मस्तिष्क के दो कार्य हो गए, दृष्टि और श्रवणता। ठीक है। तो ये जो भाग होता है, ये डायग्राम है, डायग्राम के अंदर जो कलर वाला पार्ट है हमारे पास, ये देखो, ये जो कलर वाला भाग है ना, ये कलर वाला भाग क्या है, कौन सा भाग है, ये मध्य मस्तिष्क वाला भाग है। कौन सा मस्तिष्क है ये, मध्य मस्तिष्क। ठीक है। जो कलर वाला भाग है ये मध्य मस्तिष्क है। अब अगले बात करते हैं हम पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क यानी हमारा पीछे, ब्रेन का पीछे वाला भाग। ब्रेन के पीछे वाले भाग में हमने बताया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं ये हम अभी देखेंगे। ठीक है। तो 3 पार्ट थे हमारे पास, पोन्स, ठीक है, अनुमस्तिष्क और मेडुला। तो स्टार्ट करते हैं कि इसके 3 भाग होते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क के बारे में बात करते हैं कि अनुमस्तिष्क का काम क्या होता है। अनुमस्तिष्क का कार्य ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना होता है। ठीक है, जिनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा भाग कि यह भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर संतुलन, जैसे संतुलन का मतलब जैसे हम चलते हैं, ठीक है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, संतुलन आवश्यक होता है। ठीक है, तो संतुलन बनाने का कार्य कौन करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा। तो क्या होता है, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो शराब के अंदर होता है अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है, डायरेक्ट अनुमस्तिष्क के ऊपर अटैक करता है और इसको क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही अनुमस्तिष्क डीएक्टिवेट होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, संतुलन को खो देगी, संतुलन बनाना खो देगी। तो जैसे ही संतुलन बनाना खोएगी तो क्या करेंगे, हम चलने में हमें प्रॉब्लम होगी, हम क्या करेंगे, चलते हुए लड़खड़ाएंगे। तो क्या होता है कि जो शराब के अंदर अल्कोहल होता है वो क्या करता है, अनुमस्तिष्क को क्या करता है, अटैक करता है, और अनुमस्तिष्क को क्या करता है, कुछ देर के लिए कार्य उसका बंद कर देता है। तो जो अनुमस्तिष्क होता है वो बॉडी के संतुलन बनाने में काम आता है, और संतुलन खत्म हुआ तो चलने में, बोलने में, ठीक है, किसी कोई भी कार्य करने में हमें क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क का मेन कार्य हमारी बॉडी का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास पोन्स। पोन्स क्या होता है कि पोन्स भी छोटा सा पार्ट होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है हमारे श्वसन को नियंत्रण करना। किसको नियंत्रण करना, श्वसन को। ठीक है, हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, जो हम श्वसन करते हैं, ठीक है, गैसेस को अंदर लेना, गैसेस को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और इन सभी का जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है, पोन्स करता है। और पोन्स किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। अगला है हमारे पास मेडुला। अब मेडुला एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है हमारे ब्रेन का। यह क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो क्रियाओं को नियंत्रण करता है इन्हें कहा जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, यह किससे जुड़ा होता है, ये मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। किससे, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से। जो हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हम नॉर्मली साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, वो क्या कहलाती है, मेरुरज्जु कहलाती है या स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। शरीर में जितने भी तरह की अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण कौन करेगा, हमारी मेडुला करेगी। मेडुला अब्लागेटा, इसे पूरा नाम क्या कहा जाता है, मेडुला अब्लागेटा। मेडुला से कनेक्ट होकर मेरुरज्जु क्या होती है, नीचे तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक जाती है। ठीक है, ऊपर से मोटी होती है और नीचे जाते जाते क्या होती है, थोड़ी ये पतली होती चली जाती है। तो इससे किससे जुड़ा होता है, ये मेडुला से जुड़ा होता है। मेडुला से जुड़कर नीचे का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। इसका मेन कार्य क्या होता है, हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में क्या करना, डिसीजन लेना। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसके अंदर ब्रेन है, और ब्रेन के साथ साथ क्या है हमारे पास, मेडुला को दर्शाया गया है। ये वाली जो चीज है इसे बोलते हैं, ये वाला जो भाग है ये मेडुला वाला भाग है, और इसी मेडुला से कनेक्ट होकर क्या होती है, हमारी मेरुरज्जु नीचे जाती है। ये ऊपर चौड़ी होती है और नीचे जाते जाते क्या हो जाती है, एकदम पतली हो जाती है। ठीक है, और ये हड्डियां होती है, इस रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, और इस हड्डी के बीच में मेरुरज्जु होती है। ठीक है, क्या होती है, मेरुरज्जु होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये हड्डियां इस स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देने का काम करती है। तो सीधा सीधा हमारे पास 2 ब्रेन हो गए। पहला तो हमारा जो मेन ब्रेन सेंट्रल पॉइंट है वो है, और दूसरा है हमारे पास मेरुरज्जु। कौन सा है, मेरुरज्जु। ठीक है, तो ये जो ब्रेन होता है हमारा, फर्स्ट जो पार्ट, जो मेन सेंटर पार्ट होता है, ये सोचने, समझने और
कुछ देर बाद डिसीजन लेता है, लेकिन जो मेरुरज्जु जो सेकंड ब्रेन होता है ये इंस्टेंटली क्या करता है, डिसीजन लेता है, और उस डिसीजन के कारण कौन सी क्रियाएं होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। ठीक है, तो हमारे पास सीएनएस के दो पार्ट थे, कौन कौन से, हमने जब पार्ट पढ़ा था लास्ट वीडियो के, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो भाग थे हमारे पास, पहला भाग था ब्रेन और दूसरा भाग था मेडुला। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा या इसे कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये दो भाग थे हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ये किसके भाग थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के। ठीक है, तो ये जो दो भाग होते हैं, पहला भाग हो गया ब्रेन और दूसरा भाग होगा स्पाइनल कॉर्ड। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से दो ब्रेन कार्य करता है। तो पहला जो ब्रेन होता है ये मेन कार्य करता है, वो सोचने समझने, ठीक है, बॉडी का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करेगी, हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित और कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रेन खत्म होता है। ब्रेन के हमने तीन भाग पढ़े, पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग हो गया मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग हो गया पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर दो भाग थे हमारे पास, प्रमस्तिष्क जिसे बोलते हैं सेरिब्रम, और दूसरा भाग था हमारे पास हाइपोथैलेमस। और सेकंड जो पार्ट था वो था मध्य मस्तिष्क। तीसरा भाग हो गया हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग थे, अनुमस्तिष्क, ठीक है, दूसरा था हमारे पास पोन्स और तीसरा था मेडुला। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पर हमारा पूरा मस्तिष्क कंप्लीट होता है, और नियंत्रण और समन्वय वाले में जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र है, ये पूरा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का पूरा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब जो अगला पढ़ेंगे हम मानव में जनन तंत्र के बारे में अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे।